बात करते हैं लेवलिंग सर्वे इन एरर, सर्वेइंग एरर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ एरर इन लेवलिंग सर्वे। तो कौन सा सोर्स नहीं है, इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे थे पर इसने डायरेक्ट करेक्ट आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन नहीं है, क्योंकि हमें और भी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। बात करते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के बारे में। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, एंगल होता है किस किस के बीच, बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में। ट्रू नॉर्थ कौन सा, ज्योग्राफिकल वाला। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये रिलेटेड टू होता है कंपास मेजरमेंट एंड ओरिएंटेशंस के। दिस इज डज नॉट अफेक्ट लेबलिंग मेजरमेंट, ये लेबलिंग मेजरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो फाइनल कंक्लूजन हम समझेंगे कि इट इज़ ए नॉट ए सोर्स ऑफ एरर इन लेबलिंग सर्वे। अब बात कर लेते हैं तो भाई वो सोर्स कौन कौन से हैं लेबलिंग के अंदर। तो बात करते हैं एरर ऑफ सोर्स, एरर सोर्स ऑफ एरर इन लेवलिंग के बारे में। सबसे पहले आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि लाइट ब्लेंड्स टुवर्ड द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। दूसरा आता है इसके अंदर AR के अंदर कि अफेक्ट अपरेंट पोजीशंस ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोड्यूस एरर इन मेजरमेंट्स। नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ एरर इन लेवलिंग के अंदर आता है वो आता है इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर कौन कौन सी होती हैं, ये मिसअलाइनमेंट हो सकता है, ये लेवलिंग बबल एरर हो सकती हैं, कैलिब्रेशन इन एक्यूरेसी हो सकती हैं, एंड अफेक्ट प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी को ये क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। प्रेसिजन और अफेक्ट प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। सो इंस्ट्रूमेंट एरर कौन कौन सी हो गई, मिसअलाइनमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेबलिंग बबल एरर एंड कैलिब्रेशंस ऑफ इन एक्यूरेसीज। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स ऑफ एरर के अंदर, वो आता है आपके पास में टेम्परेचर वेरिएशन। तो टेम्परेचर वेरिएशन को हम किस तरीके से समझेंगे, इसका मतलब हम निकालेंगे कि एक्सपेंशंस और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द इक्विपमेंट्स होता है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से, विच इज अफेक्ट लेवलिंग स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स चेंज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो क्या चेंज करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सो इट इज़ लीड टू मेजरमेंट एरर। ठीक है, सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग हम समझेंगे यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है उसका कोई लेना देना नहीं है लेवलिंग से, और रिफ्रैक्शन, इंस्ट्रूमेंटल इश्यूज़ और टेम्परेचर ये इसका एरर का कारण बनते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं हम टोटल स्टेशन की, उसके कॉम्बिनेशंस और यूजेस क्या क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है, एग्जामिनर क्या पूछता है कि प्रॉपर सेट ऑफ टोटल स्टेशन कॉम्बिनेशन, प्रॉपर सेट ऑफ टोटल स्टेशन कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक थोडेनाइट प्लस EDM। अब टोटल स्टेशन की डेफिनेशन समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक थोडेनाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर का। अब बात करते हैं कि टोटल जो स्टेशन होते हैं इसके क्या फंक्शंस होते हैं। इसके फंक्शंस होते हैं कि ये डिटरमाइन करता कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्टर्स एंड डन बाय अलाइंड क्रॉस हेयर ऑन रिफ्लेक्टर्स। उसके बाद में टोटल स्टेशन के जो इंटरनल फीचर्स होते हैं, वो पहला फीचर्स माइक्रो प्रोसेसर होता है। वो क्या करता है, वो हैंडल करता है रिकॉर्डिंग्स एंड रीडिंग्स लेता है और परफॉर्म करता है कंप्यूटेशंस को। अब हम बात करेंगे टोटल स्टेशन के यूज। अब बात करते हैं यूज ऑफ टोटल स्टेशन का। मेजरमेंट करता है किस किस चीज़ का एंगल, किन किन डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एंगल में और वर्टिकल एंगल में। ये मेजरमेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में और एलिवेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करता है। सो ये कोऑर्डिनेट करता है, इसका काम कोऑर्डिनेट्स में भी होता है। ये मेजर करता है ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। सो हम इसको फाइनल कंक्लूजन देंगे कि जो टोटल स्टेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक थोडेनाइट प्लस EDM होता है, जिसका यूज़ करता है फॉर कंप्यूट सर्वेइंग मेजरमेंट लाइक एंगल, डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेट्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेडिया कांस्टेंट के बारे में। तो स्टेडिया कांस्टेंट क्या होता है, टाइकोमेट्री के अंदर ये यूज़ होता है। तो वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछता है कि हाउ स्टेडिया कांस्टेंट ऑफ ए टैक्योमीटर्स आर डिटरमाइंड। कितनी बढ़िया पूछा, देखो कैसे बोल रहा, हाउ स्टेडिया कांस्टेंट ऑफ ए टैक्योमीटर्स आर डिटरमाइंड। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कि मेजर थ्रू कैलिब्रेशंस ऑन नॉन बेसलाइन, ऑन ए नॉन बेसलाइन। मेजरमेंट
measured through calibration on a known baseline. So टाइक्योमेट्री की क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन होती है कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रैपिड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ किस चीज़ का, ऑफ डिस्टेंस, एंगल एंड एलिवेशन। ठीक है, टाइक्योमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है किस लिए? रैपिड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। और वो मेजरमेंट किस चीज़ का चल रहा है? डिस्टेंस का चल रहा है, एंगल का चल रहा है और एलिवेशन का चल रहा है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई ना? कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम स्टेडिया कांस्टेंट के बारे में। तो स्टेडिया कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है ना? हर चीज़ का मतलब चाहिए मुझे, ऐसे नहीं है हवा में बातें नहीं होंगी। तो अब हम समझते हैं स्टेडिया कांस्टेंट का मीनिंग। तो इसमें क्या बोलता है कि पैरामीटर्स, बिल्कुल बात सही है, पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट यूजिंग स्टेडिया मेथड्स which is determined through calibrations on a known baseline. Determinations of through calibrations on baseline. फिर इसमें स्टेडिया कांस्टेंट के अंदर आता है स्टेडिया मेथड। ये बेस्ड ऑन होता है ऑब्जर्विंग वर्टिकल स्प्रेड ऑफ स्टेडिया हेयर्स इन टेलीस्कोप। ऑब्जर्विंग वर्टिकल स्प्रेड ऑफ स्टेडिया हेयर इन टेलीस्कोप। इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं स्टेडिया कांस्टेंट की। तो ये होता है, ये एसेंशियल होता है फॉर प्रेसाइज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। इसके वेरिएशंस की बात करें तो कांस्टेंट वेरी फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिकैलिब्रेशंस रिक्वायर्ड व्हेन इंस्ट्रूमेंट सेटअप चेंज एंड कंडीशन चेंज। कब इसके रिकैलिब्रेशन की रिक्वायर्ड पड़ती है? जब इंस्ट्रूमेंट सेटअप चेंज होता है या कंडीशन चेंज होती है। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया, डिटर्मिनेशन समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, क्या ज़रूरत है वो आपको पता चल गई, किस तरीके से इसमें बदलाव होंगे वो भी हमें समझ में आ गया। तो फाइनल स्टैंडिंग कर लेते हैं अब हम। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लिखते हैं कि स्टेडिया कॉन्स्टेंट्स आर नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, दे मस्ट बी डिटरमाइंड बाई कैलिब्रेशन फॉर एक्यूरेसी। नेक्स्ट चलते हैं राइज और फॉल मेथड की तरफ। ये पेन से सोल्व करने की चीज़ है, पर एक बार मैं यहाँ जो लिख रखा है वो आपको एकदम थ्योरेटिकल बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं ये रिपीट हो रहा है दोबारा से, पर इस बार कंटेंट ज़्यादा दिया है इसने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टाइक्योमेट्रिक मेथड्स आर यूज्ड फॉर द कंटूर सर्वे इन स्टीपली स्लोपिंग एरिया। स्टेडी टाइक्योमेट्रिक्स गिव्स मोर एक्यूरेट लेंथ कंप्यूटेशंस देन स्टील टेप व्हेन केयरफुली यूज्ड। सो करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए और आर निकालना है। तो ए और आर दोनों ही सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जो होता है यूज फॉर कंटूर सर्वे इन स्टीपी स्लोपिंग एरियाज। टाइक्योमेट्री को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दिस इज ब्रांच ऑफ एंगुलर मेजरिंग यूजिंग ऑप्टिकल मीन्स टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस। ठीक है, की फीचर्स की बात समझे तो ये गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट कंपेयर टू द स्लोअर मेथड्स ऑफ चेनिंग used for quick and accurate work suitable for steep and broken ground। सो इसकी जो एक्यूरेसी वो नॉट लेस देन 1/1000 अंडर द गुड कंडीशन होती हैं। रीजन समझते हैं कि वाई ए इज़ ट्रू। वर्क इन डिफरेंट टेरेंस वेयर चैनिंग इज़ नॉट पॉसिबल। फास्टर मेथड है बिकॉज ऑप्टिकल मेजरमेंट्स इसके अंदर टाइम को सेव करता है। एक्यूरेट रिजल्ट्स की बात करें तो बेटर देन मैनुअल टैप मेथड्स विच इज़ केयरफुल यूज्ड होता है। तो हैंस सुटेबल फॉर द कंटूर सर्वे इन स्टीप एरियाज। अब बात करते हैं यूज ऑफ टाइक्योमेट्री की, जो टोपोग्राफिक मैपिंग में मेजर करता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस। अब बात करते हैं सर्वेइंग इन डिफ़िकल्ट टेरेन के बारे में। वेयर डायरेक्ट मेजरमेंट इज इनकन्वीनियंट, वहाँ पर इसका यूज होता है। नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन सर्वे लाइक हाईवे और रेलवे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट में इसका यूज होता है। अब आता है स्टेडिया सिस्टम मेथड। स्टेडिया सिस्टम मेथड में दो होते हैं,
पहला होता है फिक्स्ड एयर मेथड, दूसरा होता है मूवेबल हेयर मेथड। जो फिक्स्ड एयर मेथड्स होता है वो डिस्टेंस बिटवीन हेयर इज फिक्स्ड होती है। स्टाफ इंटरसेप्ट यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंस होता है, इंटरसेप्ट वेरीज करती हैं विद द डिस्टेंस, और ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है फिक्स्ड एयर मेथड। नेक्स्ट आता है मूवेबल हेयर मेथड, ये स्टेडी हेयर मूवेबल यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू। स्टाफ हैज़ 2 टारगेट्स एट फिक्स डिस्टेंस। So variable steadier distance used to find horizontal distance. This is relatively slow methods होता है। अब बात करते हैं इसकी फाइनल स्टैंडिंग के बारे में। तो जो टाइकोमेट्रिक होती हैं वो फास्ट और एक्यूरेट मेथड होता है। ये बेस्ट सूटेड फॉर होता है स्टीप और ब्रेकन टेरेन के लिए, विच इज़ मोर प्रैक्टिकल दैन चेंजिंग इन सच एरियाज, हेंस रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द असर्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेरिकल एब्रिविएशंस एंड एप्लीकेशंस के लिए। क्वेश्चन पूछता है कि एब्सेंस ऑफ स्पेरिकल एब्रेशंस इन द टेलीस्कोप इज कॉल्ड एप्लेनेशन। ऑप्टिकल सिस्टम कंसेप्ट के अंदर हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पर, एरर डिपेंड होती है ऑन लेंस प्रॉपर्टीज़ एंड मटेरियल पर। तो अब हम क्रोमेटिक एब्रेवेशन के बारे में बात करते हैं, एब्रेशन के बारे में। इसके कॉजेज होते हैं वाइट लाइट फॉर्म मल्टीपल इमेजेस एंड इफ़ेक्ट करती है, इमेज को कंफ्यूज करती हैं एंड ओवरलैप करती हैं। सो रिमूव करता है कार्ड, इसको जो रिमूव होता है वो एक्रोमैटिक्स में होता है, और जो इसका सिस्टम होता है वो एक्रोमैटिक होता है। अब बात करते हैं स्पेरिकल एब्रिवेशंस के बारे में। ये होता है लेंस विद स्पेरिकल सरफेस में। स्पेरिकल एब्रिवेशन कहाँ होता है? ये होता है अकर इन लेंस विद स्पेरिकल सरफेस, जिसका रीज़न होता है स्पेरिकल सरफेस आर इजी टू मैन्युफैक्चर। इसके इफ़ेक्ट से पूर फोकसिंग होती हैं, और इसको रिमूवल करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको रिमूवल करने के लिए यूज़ करना पड़ता है एफ्लांटिक लेंस, जिसकी कंडीशन होती है जीरो स्पेरिकल एब्रिवेशंस। इसके की कंपैरिजन की बात करते हैं तो क्रोमेटिक एब्रिवेशन या इमेज को ओवरलैप करता है, और स्पेरिकल एब्रिवेशन जो क्या करता है? पूर फोकस करता है। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करेंगे कि जो एब्सेंस ऑफ द क्रोमेटिक एब्रिवेशंस होता है उसको एक्रोमैटिज्म बोला जाता है, और जो एब्सेंस ऑफ स्पेरिकल एब्रिवेशन होता है उसको एप्लेनेशन बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है एप्लेनेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन कहता है एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ओवर डायरेक्ट मेथड एक्सेप्ट, जिसमें क्या आता है? पहला आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? ये डायरेक्ट मेथड है, और इसमें जो प्रोसेस आता है वो कंटूर आर ट्रेस्ड डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। इसका नेचर होता है स्लो एंड टेडियस होता है ये डायरेक्ट मेथड जो होता है ना, और रिक्वायर्ड मोर रिसोर्सेज और लेस इकोनॉमिकल होता है। तो सुटेबिलिटी कहाँ पर होती है? स्मॉल एरिया पर और जेंटल स्लोप्स पर ये होता है, और इसकी एक्यूरेसी जो होती है ये मोर एक्यूरेट होता है। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ कंटूरिंग की बात चल रही है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ओवर डायरेक्ट मेथड एक्सेप्ट एक्यूरेसी। इकोनॉमी होता है, सुटेबिलिटी ऑफ हिली टेरेन के लिए होता है, सुटेबल फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट के लिए होता है, पर एक्यूरेसी इसकी इनडायरेक्ट मेथड की अच्छी नहीं होती है। ये हमने डायरेक्ट मेथड समझा। इसकी प्रोसेस होती है कंटूर्स आर ट्रेस्ड डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, जिसका नेचर स्लो और टेडियस होता है, रिक्वायर्ड मोर रिसोर्सेज, इसलिए ये लेस इकोनॉमिकल होता है। ठीक है। सुटेबिलिटी जो इसकी होती है स्मॉल एरिया एंड जेंटल स्लोप के लिए होती है। एक्यूरेसी समझे तो ये मोर एक्यूरेट होता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। इसकी जो प्रोसेस होती है स्पॉट लेवल टेकन एट अ रेगुलर इंटरवल एंड कंटूर्स फ्लोटेड बाय द इंटरपोलेशन। जो नेचर होता है ये फास्ट एंड नॉट टेडियस होता है। रिसोर्सेज फ्यूअर रिसोर्सेज होते हैं, और ये मोर इकोनॉमिकल होता है। इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लार्ज एरिया होता है और हिली टेरेन इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी के लिए। ये तो क्या होता है? ये लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है। अब इसके की कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट मेथड जो होता है स्लो होता है, कॉस्टली होता है और मोर एक्यूरेट होता है। इनडायरेक्ट की बात करें तो ये फास्ट, इकोनॉमिकल और लेस एक्यूरेट होता है। फाइनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ एडवांटेज इकोनॉमी, सूटेबल फॉर हिली एरियाज होते हैं, सूटेबल फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट्स होता है। इसके एक्सेप्शंस की बात करें तो एक्यूरेसी, बिकॉज इनडायरेक्ट मेथड इज़ लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्लोप करेक्शन के बारे में। तो स्लोप करेक्शन में लेंथ होती है वो 30 मीटर होती है, ग्रेडियंट होता है 1/20 होता है। सो इसकी फाइंड करना, स्लोप करेक्शन इसका ढूंढना है। तो करेक्शन क्या होता है? 3.75। तो कंसेप्ट की बात करें तो इसका जो ग्रेडियंट रिलेशन होता है tan थीटा का
वो होता है 1/20, और जो इसको जो बोला जाता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू बोला जाता है h/l। h/30 इज इक्वल्स टू होता है 1/20। फॉर्मूला ऑफ स्लोप करेक्शन, C0 बराबर जो होता है h²/2l होता है। कैलकुलेशन क्या होती है, h बराबर 1.5, l बराबर 30 होता है। तो C0 बराबर होता है 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 30 होता है। तो ये होता है 2.25 डिवाइड बाई 60, 0.0375 मीटर इसके अंदर आता है। इसको कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ के अंदर, तो ये हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। अब इसके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है बिकॉज स्लोप डिस्टेंस ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं कि फाइनल हाइट यूजिंग ग्रेडियंट एंड अप्लाई स्लोप करेक्शन फॉर्मूला। स्लोप करेक्शन 1/20 h/l, l 20 दे रखा है, h 1.5, h²/12, h की वैल्यू कहाँ है? समझ गया? अच्छा है। कन्वर्ट इफ़ यूनिट रिक्वायर्ड, फाइनल करेक्शन 3.75 सेंटीमीटर्स के अंदर नेगेटिव में चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरियल फोटोग्राफ या फ्लाइट एल्टीट्यूड के बारे में। तो उसमें आता है एरियल फोटोग्राफी और फ्लाइट एल्टीट्यूड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज एलिवेशन h बराबर 1400 मीटर होता है, फोकल लेंथ f बराबर 15 सेंटीमीटर या 0.15 मीटर होता है, s जो होता है 1:7500 होता है। तो फ्लाइट एल्टीट्यूड अबव द MSL याद करना है। कंसेप्ट क्या कहता है कि स्केल रिलेशन समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है S = F डिवाइड बाई H-H होता है, कैपिटल H-H। जो F होता है ना वो फोकल लेंथ होती है, और जो H होता है ना उड़ान ऊंचाई होती है फ्रॉम MSL से, और जो H होता है वो ग्राउंड का एलिवेशन होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। जो 1/, ये क्या है, स्लोप है 1/75,000, एंड F कितना है, F दे रखा है आपको 0.15 सेंटीमीटर। ठीक है, और H अपन को गिवन नहीं है, तो H- कितना लिख देना अपन को, स्मॉल h। क्या है स्मॉल h, एवरेज एलिवेशन, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1400। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद में इधर उधर चला जाएगा ये।
ठीक है, अब निकालना है अपन को एच की वैल्यू। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, टोटल दोनों को ऐड कर देंगे, किस किस को, कन्वर्ट यूनिट प्रॉपर्ली सेंटीमीटर सोल्व एच एंड फाइनल एटीट्यूड ये निकल के आ जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आया, 1125 प्लस 1425 25 हो जाएगा, ऐड क्यों कर रहा है, ये तो माइनस होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आता है सिम्पसन्स रूल्स इरेगुलर एरियाज़ के लिए। सिम्पसन्स रूल फॉर इरेगुलर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टू अप्लाई सिम्पसन्स रूल कंडीशंस ऑन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑफ इक्वल विड्थ एंड इवन नंबर, इक्वल विड्थ और इवन नंबर्स आएगा इसमें, किसमें, सिम्पसन्स रूल के अंदर। सिम्पसन्स रूल क्या कहता है, इसको पैराबोलिक रूल भी बोला जाता है। जो सिम्पसन्स रूल होता है ना, उसका पैराबोलिक रूल्स भी इसको बोला जाता है। ये किस लिए यूज होता है, कंप्यूटेशंस ऑफ इरेगुलर एरियाज एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन एंड प्रोजिमोइडल ट्री होता है इसके लिए। ये यूज्ड फॉर होता है कंप्यूटेशंस ऑफ इरेगुलर एरियाज, वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन, प्रिज्मोइडल रूल्स के लिए। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कंडीशन समझते हैं। जो बाउंड्री बिटवीन होती है ऑर्डिनेट आर्क और पैराबोलिक होता है, जो डिविजन्स करता है मस्ट बी 11 नंबर एंड नंबर ऑफ जो ऑर्डिनेट ओड होता है। ठीक है, जो विड्थ होता है इक्वल स्पेसिंग होती है, कॉमन डिस्टेंस होती है। सो फॉर्मूला ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो एरिया जो होता है इसका 1/3 ऑफ द कॉमन डिस्टेंस इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसको कैसे किया, इसको ऐसे किया 4 + 2 दोनों को समीशन कर दिया। एरिया कैसे याद रखेंगे, 1/3 ऑफ कॉमन डिस्टेंस इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस किया 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सिम्पसन्स जो रूल होता है वो बाउंड्री जो उसकी होती है पैराबोलिक कर्व की तरह होती है और ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जबकि ट्रेपेजोइडल रूल होता है इसकी जो बाउंड्री होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है और ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो इक्वल विड्थ सेगमेंट रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट मस्ट बी इवन होना चाहिए, गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट दैन ट्रेपेजोइडल रूल्स एंड बेस्ड ऑन होता है पैराबोलिक अजम्पशन पर। इक्वल विड्थ और इवन नंबर टू अप्लाई सिम्पसन्स रूल, द कंडीशन ऑन नंबर सेगमेंट्स। यहाँ से पढ़ेंगे अगली बार।